अकोला केंद्र का हिंदी कार्यक्रम राष्ट्रवाणी। राष्ट्रवाणी FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी अकोला केंद्र। श्रोताओं, मैं अर्जुन लेकर हाजिर हूँ आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम राष्ट्रवाणी। नादान आईने को क्या खबर, कुछ चेहरे चेहरे के अंदर भी होते हैं। श्रोताओं, एक वो सोच होती है जो हम पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं, वो हमें समायोजित हो जाता है, मतलब हमारी सोच में बस जाता है। और एक वो सोच होती है जिसे हम औरों पर उजागर करना नहीं चाहते। श्रोताओं, हम देखते सुनते तो बहुत है, लेकिन उसे उजागर न करते हुए खुद की एक सोच बना लेते हैं। मन ही मन सोचते हैं, बड़े बुद्धू है ये लोग, मुझे समझ ही नहीं रहे हैं, मैं तो इनसे 10 कदम आगे हूँ, इनके मन में क्या चल रहा है ये भी जानता हूँ। श्रोताओं, दूसरों के सामने कुछ और नजर आना, अच्छे बने रहना और पीठ पीछे हर किसी को हल्का मानना, उनका मजाक बना देने की प्रवृत्ति, दूसरों को उल्लू समझने की सोच हमारी ही प्रतिमा को मलिन करती है। इसे हमें भूलना नहीं चाहिए। ये तो अपना अपना हौसला है, ये तो अपनी अपनी उड़ान है, कोई उड़कर रह गया छत तक और किसी की मंजिल आसमान है। श्रोताओं, जिसे अक्षर की पहचान होती है उसे हम साक्षर कहते हैं। और अपने राष्ट्र की आजादी के अमृत महोत्सव में पहुंचते पहुंचते हम सभी साक्षर हो चुके हैं। लेकिन साक्षरता का सारगर्भ अर्थ है सज्ञान होना। इस अर्थ में क्या आज हम साक्षर हैं? क्या हम पूरी तरह अज्ञान से मुक्त हो चुके हैं? क्या हम में से प्रत्येक व्यक्ति आज सज्ञानी है? किस ज्ञान की आवश्यकता है आज समय के साथ, ताकि हम कहला सके साक्षर नागरिक, सज्ञान नागरिक। आओ साक्षर बने, सज्ञानी बने, साक्षरता को सही मायने में सार्थक करें। श्रोताओं, डिजिटलाइजेशन के कारण कंप्यूटर, नेट बैंकिंग, नेटवर्किंग अर्थात ऑनलाइन कार्य हमारे दैनिक कार्यों का हिस्सा बन चुके हैं। इसमें निपुणता के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। श्रोताओं, मैकेनिकल इंजीनियर लेक्चरर स्वप्निल महाजन हमारे स्टूडियो से इस समय फोन पर जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं उनसे इंटरनेट वर्किंग में साक्षरता अर्थात सज्ञानता के महत्व पर उनका अभिप्राय। इंटरनेट साक्षरता के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें कुछ मूलभूत चीजें सीखनी पड़ेगी। हमारे यहाँ एक MSCIT नामक कोर्स है। इस कोर्स को जब हम कंप्लीट कर लेते हैं तब हमें एक सर्टिफिकेट मिलता है। तो इस सर्टिफिकेट को प्राप्त करने के लिए हमें 6 महीने तक इस कोर्स की पढ़ाई करनी होगी, जिसमें थियरी और प्रैक्टिकल इन दोनों चीजों की हमें प्रैक्टिस करनी होगी ऑन कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स होने की वजह से हमें इस पर ही इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। और ये कोर्स जब हम खत्म हो जाएगा तब हमें एक परीक्षा देनी होगी 100 मार्क्स की। और जब ये परीक्षा हम उत्तीर्ण कर लेंगे तब हमें वो जो सर्टिफिकेट है MSCIT नामक कोर्स का वो हमें प्राप्त हो जाएगा। और इस सर्टिफिकेट की उपयोगिता के बारे में जब हम बात करते हैं तो विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी नौकरियों में इस सर्टिफिकेट की डिमांड बहुत ज्यादा है। अगर हम किसी नौकरी पर लगते हैं सरकारी, तो ये बहुत कंपलसरी सर्टिफिकेट है जिसे हमें प्राप्त करना होगा। तो इसके बारे में अगर हम थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं तो इसमें बहुत सारे जो है टॉपिक्स कवर किए गए हैं, जिसमें पहला टॉपिक जो है वो है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो इस बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में ऐसा है
कि कंप्यूटर क्या होता है, हार्डवेयर किसे कहते हैं, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, माउस किसे कहते हैं, कीबोर्ड किसे कहते हैं, ऐसी बेसिक जानकारी आपको पहले यूनिट में दी जाएगी। उसके बाद स्मार्टफोन जो रहता है, मोबाइल फोन, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। अगर आप अगले यूनिट की तरफ बढ़ते हैं तो उसमें डिजिटल स्किल्स इस नाम का एक यूनिट है। तो इस यूनिट में डिजिटल स्किल्स में आप डिजिटली जो है काम कैसे किया जाता है, जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में हम इंटरनेट बैंकिंग का यूज करते हैं, तो वो इंटरनेट बैंकिंग हमें किस प्रकार से करनी है उसके बारे में हमें सिखाया जाएगा। जब हम आगे बढ़ते हैं इस कोर्स में तो हमें टाइपिंग की स्किल्स जो रहती है कि हिंदी या अंग्रेजी या आपकी जो भी कुछ रीजनल लैंग्वेज होगी, तो उस रीजनल लैंग्वेज में हम कैसे टाइप करेंगे उसके बारे में हमें सिखाया जाएगा। आगे के यूनिट में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ई सिटीजनशिप, तो ई सिटीजनशिप जो है तो उसमें सरकार की तरफ से दी जाने वाले विविध प्रमाण पत्र, जैसे जाति का दाखला, उत्पन्न का दाखला, 7/12 का उतारा, ऐसी चीजों के बारे में आपको बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें आजकल ये जो ई कौशल्य है, तो ई कौशल्य के साथ में उन एप्स को हम कैसे उसका यूज कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर में एक इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग है भारत सरकार का, जो बहुत सारे कोर्सेज चलाते हैं। तो इस वेबसाइट पे जब कोई भी बच्चे रजिस्टर करेंगे तो उसमें एक लिस्ट आएगी बहुत सारे सॉफ्टवेयर की, तो जिसमें एक ACC नाम का एक सॉफ्टवेयर है जिसमें अवेयरनेस इन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट ये एक कॉन्सेप्ट है। बाद में DBC बेसिक कंप्यूटर कोर्स है, और उसके बाद में CCC कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, और लास्ट में CC प्लस कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट प्लस है। और इससे भी आगे अगर किसी को बढ़ना है तो ECC नामक एक कोर्स है जिसको हम एक्सपर्ट कंप्यूटर कोर्स इससे पहचानते हैं। तो बच्चे ये जो सॉफ्टवेयर है इसका यूज करके अपने प्रगति के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इन कोर्स जब हम कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें रोजगार की संधियां उपलब्ध हो जाती हैं। धरी की धरी रह जाती है सारी दौलत जब सेहत साथ नहीं निभाती। श्रोताओं, आदिम काल से आज तक की बात ले तो हम पिछड़े हुए बिल्कुल नहीं हैं। जहां हम कल थे वहां से काफी आगे हम में से हर व्यक्ति पहुंच चुका है, चाहे आर्थिक दृष्टि से हो या ज्ञान की दृष्टि से। जीवन को सक्षम बनाने के हर साधन हम अपना रहे हैं। हम साक्षर होकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम अपनी ही स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं तो यह साक्षरता कैसी। श्रोताओं, नेचुरोपैथी डॉक्टर नंद किशोर पाटिल इस समय हमारे साथ हमारे स्टूडियो से फोन पर जुड़ चुके हैं। आइए सुनते हैं उनसे स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता अर्थात स्वास्थ्य साक्षरता के प्रति उनका अभिप्राय। उसमें देखिए, सबसे पहले तो हमें पानी के रिलेटेड बात करनी होगी कि पानी हम कैसे पीते हैं और कब कब पीते हैं। हमें सबसे पहले सुबह उठने के बाद मुंह वगैरह धो के हम सबसे पहले पानी पी सकते हैं, थोड़ा गुनगुना पानी, ज्यादा ठंडा भी नहीं चाहिए और ज्यादा गर्म भी नहीं चाहिए। गुनगुना पानी हम पिए तो हमारे डाइजेशन के लिए वो बहुत अहम वर्क करता है, काम करता है। उसके बाद आप बहुत ज्यादा ठंडा पानी अगर पीते हैं तो शरीर में जाने के बाद बहुत सारा एनर्जी उसको लगता है, शरीर का एनर्जी लगता है उसको गर्म करने के लिए, इसलिए ठंडा पानी तो कभी भी पीना नहीं चाहिए। उसके बाद अगर आप खड़ा होकर पानी पीते हैं तो हमारे पैरों का दर्द बढ़ सकता है, यानी पैरों में प्रॉब्लम हो सकते हैं कुछ उम्र के बाद। इससे खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, बैठ के पानी पीना चाहिए, बैठ के आराम से पानी पीना चाहिए और पानी धीरे धीरे खाने के जैसा पानी पीना चाहिए। ऐसे अलग अलग से नियम है। और खाना खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए। खाना खाते समय पानी जैसे पदार्थ होते हैं, कच्चे वेजिटेबल जो होते हैं वो खाने चाहिए, यानी कच्ची सब्जी जो होती है वो हमने खाना खाते समय खानी चाहिए, वो पानी का वर्क करती है। सुबह का जो डाइट होता है, यानी सुबह का हम
नाश्ता करते हैं या फिर दोपहर का खाना खाते हैं, शाम का खाना खाते हैं, तो उसमें भी हमने हमारी जो दिनचर्या होती है वो बहुत जरूरी होती है। उसमें सुबह सबसे पहले उठने के बाद हमने योगा करना चाहिए। योगा बहुत जरूरी होता है शरीर के लिए। फल अगर आप खाते हैं तो ये 3 घंटे में पच जाते हैं। सब्जी वगैरह खाते हैं, कच्ची सब्जी खाते हैं तो 6 घंटे में पच जाती है। और रोटी चावल ऐसा कुछ खाते हैं, दाल वगैरह खाते हैं तो उसमें 12 से 14 घंटे तक का टाइम लग जाता है। तो डाइजेशन के लिए आपको जरूरी है कि आपने फल और सब्जी ज्यादा से ज्यादा खाना है। और अगर सब्जी रोटी हमने खाई है, दाल खाई है, तो उसमें कम से कम दूसरा खाने के लिए हमने कम से कम 12 से 18 घंटे का गैप होना जरूरी होता है। इसलिए दूसरे दिन नाश्ता न करते हुए हम डायरेक्ट खाना खा लेते हैं दोपहर का, तो हमारा डाइजेशन होता है और हमारे जो प्रॉब्लम्स है शरीर के, यानी जो भी हमारी बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज होगा, यानी शरीर का कोई भी प्रॉब्लम रहे, कोई भी बीमारी है, तो हर बीमारी के लिए ये जरूरी होता है। यानी शरीर के कोई भी बीमारी है तो हमारा शरीर ही उसको कवर करता है। हमें अगर बुखार वगैरह है तो समझ लेना चाहिए कि भाई ये नैसर्गिक है, प्राकृतिक है कि भाई आपको खाना नहीं खाना है उस टाइम, आपको थोड़ा गैप रखना है, आपको थोड़ा लंघन उसे बोलते हैं या फिर आपको उपास चिकित्सा भी बोलेंगे, तो आपको वो करना है। यानी उपास अगर करते हैं तो आपका प्रॉब्लम जो भी शरीर में प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद मसाज के जरिए भी हम अलग अलग इलाज कर सकते हैं। और कोई भी अगर ज्यादा प्रॉब्लम है, इमरजेंसी प्रॉब्लम है, तो जरूर हमने एलोपैथी या फिर और कोई हॉस्पिटल में जा सकते हैं, हम इलाज कर सकते हैं। जड़ी बूटी होती है बहुत सारे, हम काढ़े ले सकते हैं अलग अलग से हमारे शरीर के लिए। काढ़े होते हैं कि जो दूध के अलावा होते हैं, पत्ती यानी जो चाय की पत्ती होती है वो भी उसमें डालनी नहीं होती है, उसमें कुछ जड़ी बूटियां डालनी होती है, उसका चाय लेना होता है। तो काढ़ा उसको बोलेंगे। लेमन टी हम ले सकते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स तो बताते हैं कि भाई आपको ये दवाइयाँ लेनी है या फिर आपको ये थेरेपीज लेना है, ये आपको करना है, तो करना चाहिए, वो लेना चाहिए। अगर हम डॉक्टर्स बोलते हैं और हम नहीं करते हैं तो ये हमारी समझदारी नहीं होगी, हमारा जो प्रॉब्लम है और बढ़ेगा। और जिसकी जो दवाइयाँ है उसकी नहीं लेनी चाहिए, जड़ी बूटी हो और कोई दवाइयाँ हो तो वो सब जिनके लिए दिया हुआ है उन्होंने ही लेना चाहिए। दूसरों ने अगर लेते हैं तो फिर वो उनको साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। और इसके बारे में यानी आरोग्य के बारे में, हेल्थ के स्वास्थ्य के बारे में हमने जागरूक होना बहुत जरूरी होता है। दोस्ती हो, प्यार हो या परिवार, पासवर्ड सबका एक ही है, विश्वास। श्रोताओं, समय पर सही मार्गदर्शन व्यक्ति को सफलता की ओर बढ़ा देता है या यूं कहिए जीवन को सफल बना देता है। किसी भी क्षेत्र में आने वाली समस्या के लिए उसी फील्ड के सक्षम जानकार व्यक्ति तक पहुंचना जरूरी होता है और यह भी जरूरी होता है कि वह व्यक्ति सही परिपूर्ण जानकारी दे। श्रोताओं, अपने पास के थोड़े से रुपए अगर हम सही जगह इन्वेस्ट करें तो वो रुपए सही समय पर हमारे काम आ सकते हैं। अर्थात आर्थिक रूप से साक्षर होने के लिए जानना जरूरी है सरकारी योजनाओं के बारे में, आर्थिक निवेश के संदर्भ में। श्रोताओं, फिलहाल हमारे स्टूडियो से हमारे साथ फोन पर है फाइनेंशियल कंसल्टेंट छाया अग्रवाल। आइए जानते हैं इनसे आर्थिक निवेश के संदर्भ में। बचत अर्थात हमारा बचाया हुआ पैसा, अगर हम उसे वैसे ही पड़े रहने देंगे तो उदाहरण के तौर पे 1000 रुपया मैंने बचाया है, वो साल भर 1000 ही रहेगा। लेकिन अगर आप उसे उचित निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो वो बढ़कर जरूर आएगा। आज देखिए हमारे पास निवेश और इन्वेस्टमेंट के कई सारे उदाहरण मौजूद है। फिक्स डिपॉजिट सबसे पुराना उदाहरण है, जो 1 साल बाद पैसा वापस आता है, ब्याज के साथ बढ़ जाता है। उसी तरीके से नए नए जो आपके लिए ऑप्शंस आए हैं, SIP है, मंथली आपका पैसा डिडक्ट होता है और आपको एक लंबे समय के बाद काफी सारा ब्याज के साथ वापस मिलता है। उसी तरीके से कई सारे बीमा पॉलिसीज हो गए, यूलिप प्लान्स हो गए और संचय प्लस हो गए। इनमें अगर आप पैसा डालते हैं तो आपको एक लंबे समय के बाद काफी अच्छा खासा पैसा निवेश के तौर पे वापस भी मिल सकता है। इसलिए निवेश करना आज हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया है, ताकि जब हम सोए रहे, आराम कर रहे, तब हमारा पैसा काम पे लगना चाहिए। पहले आप 500 रुपए से महीने का चालू कीजिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा पैसा होगा तो ही हम निवेश कर सकते हैं। एक छोटी सी बचत आप अपने नाम से
अपने बेटी के नाम से, अपने बेटे के या किसी के भी नाम से अपने परिवार में आप चालू कर सकते हैं और उसे मंथली भी निवेश कर सकते हैं, जिसके लिए मैंने आपको कई सारे उदाहरण बताए। और उसके लिए बैंक में जरूरी नहीं, एफडी अगर है तो आप बैंक में जा सकते हैं। बाकी जो निवेश है उसके लिए आर्थिक सलाहकार उपलब्ध है कई तरीके के, जो आपको फ्री में आके सर्विस देते हैं और आपकी योजनाओं के हिसाब से और जरूरत के हिसाब से उचित प्रकार के निवेश के उदाहरण बताते हैं। तो आप अपने पसंद के हिसाब से उसमें निवेश कर सकते हैं घर बैठे। और अब तो सब ऑनलाइन हो गया इंटरनेट से, इसलिए आपको कहीं ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, कहीं फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक का पासबुक अकाउंट जो होता है वो आपको जमा करके रखना है एक जगह और हम लोग आके आपको उस पे जो भी सूचनाएं आपको देते हैं, अपने पसंद के निवेश में आप पैसा डाल सकते हैं। और ये जरूरी नहीं कि बहुत सारा पैसा ही हो, कम से कम 500 रुपए से भी आप निवेश चालू कर सकते हैं। और अगर आप सही समय पे निवेश करेंगे तो वो पैसा जब आपके पास बढ़ के आएगा तो आपकी कई सारी जरूरतें अपने आप पूरी हो जाएंगी। और इसी के लिए आपको अभी तक आर्थिक साक्षरता के लिए प्रयास करना है, क्योंकि आपका जो हार्ड अर्न मनी है, मेहनत से कमाया हुआ पैसा, वो अगर बढ़े, वो अगर आपके काम आए, समाज के और नेशन के काम आए, देश के काम आए, तो आर्थिक साक्षरता और ज्यादा फैलेंगी सभी के लिए। और आपको देख के बाकी के भी प्रोत्साहित होंगे बचत करने के लिए और निवेश करने के लिए। इसके लिए आप आर्थिक सलाहकार को बुला सकते हैं सेवा देने के लिए, जो कि ये सेवा मुफ्त में देते हैं। आंगन में होती तो हम भी गिरा देते, कमबख्त आदमी ने दीवार दिल में बना रखी है। श्रोताओं, हमारा राष्ट्र तभी संपन्न हो सकता है जब हम आंतरिक रूप से सुदृढ़ हो। हम निरोगी न हो अगर, तो हमारा शरीर किसी भी कार्य को करने में सक्षम नहीं होता। ठीक इसी तरह एक शरीर की मानिंद हमारे वतन में किसी एक वर्ग, किसी एक समूह के कष्ट में होने पर हम संपन्न नहीं हो सकते। आवश्यक है कि हम अपने सामाजिक कर्तव्यों को समझें, अर्थात सामाजिक रूप से भी हम साक्षर बने। श्रोताओं, प्राध्यापिका वर्षा पाल्डीवाल इस समय फोन पर हमारे स्टूडियो से जुड़ चुकी हैं। आइए जानते हैं उनसे सामाजिक साक्षरता के बारे में उनका अभिमत। समझे शक्ति कलह युगे। आज के युग में संघ अर्थात साथ में ही शक्ति निहित है। विश्व बंधुत्व की भावना पर भारत ने सदैव ही बल दिया है। प्राचीन कालीन ऋषि मुनियों ने भी एकता को ही सर्वोपरि माना है। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। राहत इंदौरी साहब का ये शेर हिंदुस्तान के गरिमा में गौरव का बखान करता है। एकता में बड़ी ताकत होती है, इस बात को हम सभी जानते हैं, किंतु अपने वास्तविक जीवन में इसका उपयोग हम बहुत कम करते हैं। भारत विभिन्नताओं का देश है, किंतु इस अनेकता में एकता का सर्वथा अभाव होता जा रहा है। हम आपस में धर्म, समाज, जात पात में बढ़ते जा रहे हैं, किंतु हमें ये समझना होगा कि इन सबसे ऊपर हम पहले इंसान हैं। जमीनें बांटते फिरते हो आसमान बांटो तो माने। जमीनें बांटते फिरते हो आसमान बांटो तो माने। अलग किए इंसान बड़े परिंदे छांटो तो माने। अलग किए इंसान बड़े परिंदे छांटो तो माने। जब पैदा हुआ था आदम तो क्या था? जब पैदा हुआ था आदम तो क्या था? हिंदू या मुसलमान मजहब बताओ तो माने। इस धरती पर हमारा जन्म एक इंसान के रूप में हुआ है। हम धर्म के नाम पर लड़ते हैं, पर क्या हमने ये जाना है कि सभी धर्म हमें यही शिक्षा देते हैं कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, मानव सेवा ही सर्वोपरि है। और जब ये बात हमें समझ में आ जाएगी, तब राष्ट्र का, समाज का रूप ही बदल जाएगा और तभी सही मायने में हम शिक्षित भी कहलाएंगे। तभी हमारा विकास भी संभव है। हमारा भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ सभी को समान रूप से रहने का, अभिव्यक्ति का पूरी आजादी है। हमें चाहिए कि हम मानवता का धर्म अपनाएं, क्योंकि मानव धर्म ही सर्वोपरि है और मानव सेवा ही ईश्वर की सेवा है।
एक इंसान यदि दूसरे इंसान के काम आने लगे, सुख दुख में उसका सच्चा साथी बने, तो सही मायने में यही ईश्वर की सेवा होगी और यही सही मायने में सामाजिक साक्षरता भी होगी। अंत में गोपाल दास सक्सेना जी का एक शेर कहना चाहूंगी। अब तो मजहब कोई ऐसा चलाया जाए, अब तो मजहब कोई ऐसा चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। अभी आप सुन रहे थे साक्षरता आज के संदर्भ में इस विषय पर गणमान्यों के विचार। इसमें सहभागी थे इंजीनियरिंग लेक्चरर स्वप्निल महाजन, नेचुरोपैथी डॉक्टर नंदकिशोर पाटिल, फाइनेंशियल कंसल्टेंट छाया अग्रवाल, प्राध्यापिका वर्षा पाल्डीवाल।